सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से 3 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में जो आपको मैं संस्कृत की सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। उसकी जो व्याकरण होगी वह आपकी बुक के अनुसार होगी। उससे अलग आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से एक अन्य फोल्डर मिलेगा। उसमें हम अपनी जो यूपी टेट और सी टेट में आपकी व्याकरण आती है उसकी तैयारी करेंगे। उसमें मैं आपको आपके टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊंगी, क्योंकि संस्कृत के सी टेट और यूपी टेट में आपके 15 नंबर आपके व्याकरण के ही आते हैं। इससे अलग जो आपके 15 नंबर होते हैं वह आपके संस्कृत पेडागोजी के होते हैं। उसको भी मैं आपको आगे की वीडियो में धीरे धीरे कराऊंगी। इन दोनों फोल्डर से अलग आपको मेरे चैनल पर इजी ट्रिक के नाम से भी एक संस्कृत व्याकरण का फोल्डर मिलेगा, जिसमें मैंने आपके शब्द रूप और धातु रूप को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए कुछ इजी ट्रिक समझाई हुई है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास संसाधनों की कमी है। अभी मैं केवल आपको बुक के सहारे से ही और जो थोड़ा बहुत कार्य होता है वह मैं आपको अपनी कॉपी पर लिखित में अलग से समझाती हूँ। धीरे धीरे जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा और आपके बाजार खुलने लगेंगे तो हम अपनी संसाधनों को जिसकी हमें आवश्यकता है वीडियो बनाने में, उन सभी को लाने के बाद फिर मैं आपको और भी अच्छे से आपकी संस्कृत व्याकरण को सिखाऊंगी। लेकिन तब तक आप अपनी ये संस्कृत व्याकरण की वीडियो देखते रहिए, जिससे आपका संस्कृत का बेस मजबूत हो जाए। यह व्याकरण का जो हम संस्कृत का भी किताबों के माध्यम से अपना बेस बना रहे हैं, यह हमें आगे बहुत काम आएगा। यदि आप मेरी संस्कृत की वीडियो से लगातार तैयारी करते हैं तो आप अपने सी टेट और यूपी टेट में जो आपके 15 नंबर हैं व्याकरण वाले, वो आप निश्चित रूप से ही प्राप्त कर लेंगे, जो आपको अपने सी टेट और यूपी टेट करने में बहुत ही सहायक होंगे। आज की वीडियो में कि हमारे दोनों ही टेट में समान विषय है आपका स्वर और व्यंजन। उसमें हम आपके वर्ण के भेद देख लेते हैं। वर्णों के बारे में आप जानते ही हैं कि वर्ण आपकी भाषा की लघुतम इकाई है, जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये आपकी वर्ण की परिभाषा में आता है। वर्ण के आपके 3 भेद होते हैं। यह भी आपका एक अपने आप में ही प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप वर्ण के 3 भेद बताएंगे। वे आपके हैं स्वर, अयोगवह और व्यंजन। स्वर में आपके आ से औ तक स्वर है। जो आपका अयोगवह है वे उसमें आपके अनुस्वार और विसर्ग आपके अयोगवह में है, और जो आपका व्यंजन है उसमें आपका का से ह तक व्यंजन है। इस प्रकार यहाँ पर आपके वर्ण के भेद बताए गए हैं। यहाँ पर आपके वर्ण के भेद बताए गए हैं। आगे हम अपनी इस वीडियो में आपके जो ये भेद बताए गए हैं इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर है आपका स्वर तथा उसके भेद। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्वर की परिभाषा दी है। यहाँ पर आपका प्रश्न भी बन सकता है, बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता के जिसका उच्चारण हो सके वह आपका क्या कहलाता है, तो उसका उत्तर होगा आपका स्वर। स्वर आपके 13 होते हैं। यहाँ पर भी आपका प्रश्न बनता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप उसमें उत्तर देंगे स्वर 13 होते हैं। वे आपके स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके इन्होंने यहाँ पर स्वर के प्रकार बताए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। यहाँ पर भी आपका अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे कि स्वर के 3 भेद हैं। यदि वहाँ पर आपका स्वर के भेदों के नाम पूछे जाते हैं तो वह आपका है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसका प्रश्न आपका अन्य तरीके से भी बन सकता है कि वहाँ पर आपको ये तीनों भेद दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से स्वर का भेद कौन सा नहीं है। इनसे अलग भी आपका एक भेद वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, जो आपको अपने उत्तर में सही करना है। यहाँ पर आपके स्वर की दृष्टि से 3 भेद बताए हैं। वह आपके हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर है।
यहाँ पर इन्होंने इसको विस्तार से समझाया है कि आपके जो ह्रस्व स्वर है वह आपके कौन से होते हैं या उसमें क्या विशेषता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर आपके 5 हैं। यहाँ पर आपके इसी लाइन से 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं कि आपके जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह क्या कहलाते हैं, तो वह आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ह्रस्व स्वर की भी संख्या आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती है, तो वह आपके 5 है। इसका आप उत्तर 5 में देंगे। यहाँ पर आपका जो आपके ह्रस्व स्वर है वह है आपके अ, ई, उ, री, ली। यह आपके कम समय लगने वाले स्वर हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है, आपको इनमें से 3 आपके स्वर दे दिए जाएंगे, एक आपका दीर्घ स्वर या आपका प्लुत स्वर दे दिया जाएगा और आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि इनमें से आपका ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। या आपका प्रश्न बन सकता है कि आपको 3 दीर्घ में दे दिए जाए और एक आपका ह्रस्व स्वर दे दिया जाए और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से आपका ह्रस्व स्वर कौन सा है। आप अपने प्रश्न को इस प्रकार बनाने के बाद अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे आपके स्वयं के ही नोट्स बन जाएंगे। दीर्घ स्वर को देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर भी आपका प्रश्न बन सकता है कि किन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो आपका उत्तर होगा दीर्घ स्वर। यहाँ पर दीर्घ स्वर की संख्या दी हुई है इन्होंने 8। तो आपके प्रश्न में यदि आपको दीर्घ स्वर की संख्या पूछी जाती है तो आप उसको 8 बताएंगे। वह आपके कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, औ। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। जैसे हमने अपने ह्रस्व स्वर वाले प्रश्न बनाए थे कि आपको 3 आपके दीर्घ स्वर दे दिए जाएंगे और एक आपका ह्रस्व स्वर या प्लुत स्वर दे दिया जाएगा और आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि इनमें से आपका दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। या आपके 3 अन्य दे दिए जाएंगे और एक आपका दीर्घ स्वर दे दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से आपका दीर्घ स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर को देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो आपका प्रश्न एक तो यहीं से ही बन जाता है कि जिन स्वरों में 3 गुना समय लगता है वे आपके कौन से स्वर होते हैं, तो उत्तर होगा आपका प्लुत स्वर। प्लुत का प्रयोग प्राय पुकारने या बुलाने में होता है। यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बनता है कि प्लुत का प्रयोग प्राय किस में होता है, तो आप उसको पुकारने या बुलाने में उसका उत्तर बना सकते हैं। हर एक स्वर प्लुत बन सकता है। यह भी आपका अपने आप में एक प्रश्न है कि प्लुत आपका कौन सा स्वर होते हैं, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि हर एक स्वर आपका प्लुत बन सकता है। प्लुत को प्रकट करने के लिए उस स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका इन्होंने दिखाया हुआ है हे, 3 का यहाँ पर चिन्ह बनाया हुआ प्लुत वाला, और कृष्ण, यह आपका संबोधन चिन्ह वाले अर्थात पुकारने के रूप में जो प्रयोग होता है उसमें इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे ही आपका ओम और ऐसे ही आपका राम। आप इस प्रकार इसका उच्चारण करेंगे। आप अपने प्लुत वाले जो भी आपके शब्द होंगे उनके उच्चारण में अधिक समय लगाएंगे। यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं कि आपके प्लुत के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपके क्वेश्चन में इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा तो वह आपका उत्तर होगा। यदि आपका कोई इनसे अलग भी प्रश्न बन सकता है तो आप उसको भी बनाकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको प्रश्न बना रही हूँ उससे अलग आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। इससे अलग भी आप स्वयं अपने प्रश्न बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। आपने अभी जो अपने स्वरों के बारे में देखा है, अब आपके वर्ण भेद में आपका अयोगवह जो भाग है उसको भी आप देख लीजिए। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 चिन्ह और हैं, वह आपके अनुस्वार और विसर्ग। यह जो आपका यहाँ इन्होंने चिन्ह दिखाया हुआ है यह आपके विसर्ग और यह आपका अनुस्वार का चिन्ह है। विसर्ग का उच्चारण हल्के या आधे हा की भांति होता है। जब आप अपने विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपके हल्के हा की ध्वनि आपको सुनाई देती है। अयोगवह ना तो स्वर में गिने जाते हैं ना व्यंजन में। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के
बिना नहीं हो सकता, अतः ये स्वर नहीं है। और ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजनों के अंत में जुड़कर ही स्वर उच्चारण में सहायक होते हैं। परंतु अयोगवाह, आपके अयोगवाह जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, उनके आदि में जुड़कर ही स्वर में सहायक होते हैं। यह इन्होंने आगे समझाया हुआ है। हम जो अभी अपने अयोगवाह की बात कर रहे थे वह इन्होंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। जो आपके का है वह आपका व्यंजन है, उसमें आपका आ स्वर मिलने के बाद का पूर्ण रूप इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। इसी प्रकार आपका आ के साथ इन्होंने अनुस्वार को मिलान करके यहाँ पर दिखाया है, तो आप इसका इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका विसर्ग का भी प्रयोग होता है, इसलिए इनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में, क्योंकि आपके व्यंजन में सामान्य रूप से सीधे सीधे आपका विसर्ग या अनुस्वार नहीं प्रयोग हो सकता, वह आपके स्वर की सहायता से ही प्रयोग होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर में गिने जाते हैं ना व्यंजन में। तो आपका यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि आपके विसर्ग और अनुस्वार के कौन से चिन्ह होते हैं, तो आप अपने इन चिन्हों को उसके उत्तर में पहचान सकते हैं। यह आपके चिन्ह इस रूप में वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, वह जो आपके चिन्ह मिलेंगे वह आपके आ स्वर के सहायता से ही आपको दिखाई देंगे। तो आप अपने अनुस्वार को इस रूप में और विसर्ग को आपके ये जो आपकी दो बिंदी आपको दिखाई दे रही है वह आपके आ के बाद में लगी हुई आपको दिखाई देगी, उस रूप में आप देखेंगे। यहाँ पर आपका एक अन्य प्रश्न बन सकता है कि जो आपके न स्वर में गिने जाते हैं न व्यंजन में, वह आपके वर्ण का कौन सा भेद होता है, तो उसमें आपका उत्तर होगा अयोगवाह। एक अन्य क्वेश्चन बन सकता है विसर्ग की जो उच्चारण ध्वनि है वह किसके समान होती है, तो इसके लिए आप उत्तर देंगे कि हल्के हा की ध्वनि जो आती है वह आपके विसर्ग के लिए होती है। इस प्रकार आप अपने अयोगवाह से भी 3 या 4 क्वेश्चन बनाकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। व्यंजन तथा उसके भेद। व्यंजन के बारे में आप जानते ही हैं कि जो आपके स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं वह आपके व्यंजन होते हैं। जब तक आपके व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं होता तो वह आपके हलंतीय की हलंत वाले होते हैं। इसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं होता वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। एक प्रश्न आपका यहीं से हो जाता है कि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह आपके होते हैं व्यंजन। इसका जो एक प्रश्न आपका अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्वर की सहायता के बिना बोलना जिनका संभव नहीं है वह आपके कौन से वर्ण हैं, तो वह आपके व्यंजन वर्ण हैं। लिखते समय स्वरहीन व्यंजन को दिखाने के लिए नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। यह जो आपके यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं इनमें आपका कोई भी स्वर का मेल अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके सभी व्यंजनों में नीचे हल का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। जब तक व्यंजन में स्वर ना मिले तब तक उन्हें हल या हलंत कहा जाता है। यह जो आपका नीचे चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको हम हलंत के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हल भी कहते हैं। व्यंजन 33 है। व्यंजनों के 3 भेद हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप अपने 33 पर सही का निशान लगाएंगे। व्यंजन के यदि आपसे भेद पूछे जाते हैं तो आप व्यंजन के भी 3 भेद बताएंगे। अब से पहले आपने अपने स्वर के भी 3 भेद पढ़े हैं। आपके जो व्यंजन के भेद हैं वह आपके हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इनमें जो आपका स्पर्श व्यंजन है उनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं उसको आप जान लीजिए। स्पर्श वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इस कारण इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा है। इनकी संख्या आपकी 25 है। जो आपके का से मा तक व्यंजन होते हैं वह आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ, जो आपके अंतस्थ व्यंजन है उनके बारे में भी आप जान लीजिए। अंतस्थ का अर्थ होता है आपका बीच में स्थित। ये आपकी जो ध्वनियाँ हैं स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन या बीच के व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। इस आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में भी आप जान लीजिए। ऊष्म
जैसा आपका नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। इन व्यंजनों के उच्चारण में आपके मुख से आपकी गर्म वायु बाहर निकलती है। यदि हम अपने हाथ को अपने मुख के सामने करके इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने मुख से गर्म वायु का स्पर्श आपके हाथ पर आपको दिखाई देगा। तो इस कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हम भी 4 होती है। अभी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने व्यंजनों का वर्गीकरण आपका दिखाया हुआ है। आप इस प्रकार की तालिका स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, जिनसे आप अपने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को अलग अलग रूप से लिखकर तैयार कर सकते हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन आपके 25 बताए हैं का से मा तक। तो आपके स्पर्श व्यंजनों को इन्होंने अलग अलग 5 भागों में विभाजित करके आपके वर्गों का नाम इन्होंने दिया है। हर वर्ग में आपके 5 व्यंजन होते हैं। जो आपका वर्ग का नाम दिया है वह आपका इन्होंने हर वर्ग का पहले वाला जो आपका व्यंजन है उसके नाम पर इन्होंने वर्ग का नाम दिया है। तो आपके का वर्ग में जो आपके व्यंजन आएंगे वह आपके हैं क, ख, ग, घ, ञ। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, न। टा वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में आपका पा, फ, ब, भ, म। यह जो आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जैसे अभी आपको बताया है कि मुख के किसी न किसी भाग को हमारी जीवा स्पर्श करके अंतस्थ का, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि यह आपके मध्यम यानी कि बीच में रहने वाले व्यंजन है। इससे ऊपर आपके स्पर्श है और इसके नीचे आपके ऊष्म व्यंजन है। ये आपके बीच के व्यंजन है, वे आपके अंतस्थ व्यंजन है। इनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन में जो आपके व्यंजन है वह है आपके य, र, ल, व। अब आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन को अभी आपको जैसे बताया है कि ऊष्म व्यंजन में आपकी गर्म वायु आपके, यदि आप अपने हाथ पर इसका उच्चारण करते समय वायु का स्पर्श करना चाहेंगे तो वह आपकी गर्म वायु आपको महसूस होगी, क्योंकि ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में आपके घर्षण का प्रयोग होता है। तो आपके जो ऊष्म व्यंजन है वह आपके हैं श, स, स, ह। यहाँ पर आपका व्यंजन से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। वह आपके प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की आपसे संख्या पूछी जा सकती है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप अपने 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताएंगे। अंतस्थ और ऊष्म की यदि आपसे संख्या पूछी जाती है तो आप अपनी 4 संख्याएं अंतस्थ और ऊष्म की बता सकते हैं। कुल यदि आपसे स्पर्श व्यंजन पूछे जाए तो आपके कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 33 होती है। व्यंजनों को आपके कितने भागों में बांटा गया है तो आप अपने 3 भागों में बता सकते हैं। यदि आपसे व्यंजनों के भेद में पूछा जाए कि आपके व्यंजन के कौन से भेद हैं, वहां पर आपके तीनों ही व्यंजन भेद के नाम दिए होंगे। एक आपका स्वर का भेद या अयोगवाह वाले भेद से ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से आपके व्यंजनों का भेद कौन सा नहीं है, तो आप इनसे अलग जो आपका भेद होगा वह आप सही करेंगे। इसका आपका अलग प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। इनमें से एक आपके ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा और 3 आपके अन्य रहेंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से व्यंजनों का कौन सा भेद है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी कॉपी में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनाकर लिख सकते हैं। यह जो आपके अब तक हमने वर्ण के भेद के रूप में स्वर, अयोगवाह और व्यंजन देखे हैं, उनको ही आपका यहाँ पर इन्होंने वर्णमाला नाम दिया है। सभी भाषा के सारे वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत की वर्णमाला और देवनागरी लिपि में कुल 48 वर्ण हैं। यहाँ पर भी आपके प्रश्न बन सकता है कि वर्णों के सारे समूह को क्या कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे वर्णमाला। यहाँ पर आपकी संस्कृत की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपके 48 वर्ण हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी उसमें कितने वर्ण हैं, तो भी आपको 48 ही अपने उत्तर को ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के जो आपकी संख्या दी हुई है वह दिखाई हुई है कि स्वर आपके 13 होते हैं,
व्यंजन आपके 33 होते हैं और अयोगवाह आपके 2 होते हैं। जो आपके 33 व्यंजन हैं उनको आपने अभी अलग अलग रूप में भी पढ़ा है कि 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 आपके अंतस्थ और 4 ही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल जो आपके व्यंजन होते हैं वह आपके 33 होते हैं। मात्रा, जो आपकी स्वर की मात्राएं होती हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बताया है। स्वर जब व्यंजनों में जुड़ते हैं तो उनके छोटे चिन्ह रह जाते हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके स्वर व्यंजन के साथ मेल करते हैं तो वह केवल आपको मात्रा के रूप में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम अपना वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन आपका हलंत वाला हो जाता है और जो उसमें मात्रा लगी रहती है वह अपने स्वर वाले रूप में आ जाती है। तो आपकी मात्राएं कौन सी होती है ये आप अभी समझ लीजिए। मात्राएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके स्वर और उनके जो मात्रा के रूप बनते हैं वह इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इस तालिका में आपके व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राओं को जोड़कर जो रूप बनता है वह इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आपकी आ स्वर की आपकी कोई भी मात्रा नहीं होती, वह केवल आपके व्यंजन को पूर्ण करता है। आपकी उसके बाद है आ की आपकी एक डंडे वाली मात्रा होती है जो आपके व्यंजन के साथ इस रूप में आपको दिखाई देती है और उच्चारण होता है आपका का। ई की जो मात्रा है वह आपकी इस रूप में दिखाई देती है और मिलने के बाद जो आपका रूप बनता है वह आपका इस प्रकार बनता है और उच्चारण होता है आपका की। ई की जो आपकी मात्रा है वह आपकी इस रूप में और मिलने के बाद आपकी इस रूप में आपको प्रदर्शित होती है। जब वह आपके व्यंजन के साथ मिल जाती है उच्चारण बनेगा आपका की। ऊ की जो मात्रा होगी वह आपकी इस रूप वाली होती है, व्यंजन से मिलने के बाद वह आपके इस रूप में दिखाई देती है, उच्चारण होगा आपका कु। ऊ की जो आपकी मात्रा होगी वह आपकी इस रूप में होती है, मिलने के बाद आपके व्यंजन से वह आपके इस रूप में दिखाई देती है और उच्चारण होगा आपका कु। री की जो आपकी मात्रा होती है वह आपकी इस रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसके मिलान का रूप नहीं दिखाया है, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो आप अपने व्यंजन को लिखने के बाद उसके नीचे आपका ये वाला निशान बना देंगे और आपका जो उच्चारण होगा वह होगा आपका क्री। इसी प्रकार आपका री और री, इन दोनों रूपों का भी इन्होंने कोई भी व्यंजन के साथ मात्रा प्रदर्शित नहीं की है। आप इनके उच्चारण के अनुसार ही इनका व्यंजन के साथ उच्चारण समझ लीजिए। यह आपका होगा क्री और ये आपका कृली। यह आपके व्यंजन के साथ अपने पूर्ण रूप में ही आता है। यह आपकी एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा का आपका ये चिन्ह होता है और जब ये आपके व्यंजन के साथ मिलती है तो आपके इस रूप में दिखाई देगी और आपका जो उच्चारण होगा वह होगा के। आपकी आई की मात्रा 2 मात्रा ही आपको दिखाई दे रही है, ए के समान ही। आपका इसका जो रूप होगा व्यंजन के साथ वह इस प्रकार होगा और आपका जो उच्चारण होगा वह आपका कई। आपका ओ और औ की मात्रा भी इसी प्रकार यहाँ पर आप देख लीजिए। आपका उच्चारण ओ की मात्रा के साथ को और औ की मात्रा के साथ कऊ इस प्रकार होगा। यहाँ पर इन्होंने हमारे जो 2 अयोगवाह हैं उनका व्यंजनों के साथ मेल दिखाया है। अयोगवाह में आपका जो अनुस्वार है वह आपका स्वर के साथ ही अपना रूप प्रदर्शित करता है और जब वह आपके व्यंजन के साथ मिलता है तो वह इस प्रकार आपको दिखाई देता है। आपका यहाँ पर जो आपका विसर्ग है वह आपका स्वर के साथ दिखाई देता है, लेकिन जब उसका रूप आपका व्यंजन के साथ मिल जाता है तो वह आपका इस रूप में दिखाई देगा और उच्चारण होगा आपका कहा। यहाँ से भी आपकी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि आपकी कौन से स्वर की कौन सी मात्रा का क्या रूप है। यदि वह आपके व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो वह किस रूप में आपको दिखाई देंगे, यह आप अपनी कॉपी में प्रश्न इनके रूप में बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका विशेष इन्होंने कोई बात बताई है। उ और ऊ की मात्राएं जब राम में मिलती है तब उनका आकार इस प्रकार होता है, जैसे रू और रू। यहाँ पर कहने का अर्थ है
कि जब भी आपकी रा में उ और ऊ की मात्राएं लगती है तो वह आपकी सामान्य रूप से आपकी उ और ऊ की मात्रा नीचे लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन रा के साथ वह आपके मध्यम में लगती है, ना कि नीचे। आप अपने प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से बनाइए। जो मैंने आपके प्रश्न आपको समझाए हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। उससे अलग भी यदि आपके वर्णमाला में आपको कोई प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो मुझसे छूट गए हैं तो आप उसको भी बहुत ही आराम से अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। आप अपनी वर्णमाला को समझने के लिए इस प्रकार का चार्ट भी स्वयं बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपका बना के दिखाया है। इसमें आपके वर्णमाला मैंने लिखी हुई है। वर्णमाला के 3 भाग यहाँ पर दिए हैं। पहला जो आपका भाग है वह स्वर है, उसके बाद आपका अयोगवा और आपका व्यंजन यहाँ पर मैंने इस प्रकार दिखाया है। यहाँ पर जो आपकी स्वर की संख्या है वह यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपके अयोगवा की संख्या और ये आपकी व्यंजन की संख्या है। यहाँ पर मैंने आपके स्वर के जो 3 भेद हैं उनको दिखाया है, उनमें आपके कौन कौन से स्वर आते हैं वह भी मैंने यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आपके व्यंजन के जो भेद होते हैं वह यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि आपके स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। ये आपके अंतस्थ और ये आपके ऊष्म व्यंजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पर्श व्यंजन के जो आपके यह वर्ग हैं इनको कु, चु, टू, तु, पु इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नीचे मैंने अलग से आपके अयोगवाह को लिखा है कि ना स्वर ना व्यंजन, कि आपके जो अयोगवाह होते हैं वह ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। जो इनका प्रयोग है वह आपका प्रयोग व्यंजन के साथ और स्वर इसके सहायक होते हैं। यह आप अपने अयोगवाह में जान चुके हैं। यह केवल मैंने एक छोटा सा नोट्स आपको बनाकर दिखाया कि आप इस प्रकार भी अपने नोट्स बना सकते हैं वर्णमाला के। आप अपनी CTET और UPTET की तैयारी अपने इसी प्रकार करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।